आप सभी मेरे साथ पिछले 20 वर्षों के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। आज ये पहला सेशन है और 20 साल के प्रश्नों को हम हल करेंगे जो सीजीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। इससे दो चीजें होंगी। पहली चीज, आपको ट्रेंड पता चलेगा, आयोग का लेवल पता चलेगा, आयोग किस लेवल में क्वेश्चंस को सॉल्व कराता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि दोनों तरीके के क्वेश्चन हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं और इससे पहले का जो पेपर हुआ था 2022 वाला, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आयोग का लेवल अपडेट हो चुका है, आयोग जो है अब आईएएस लेवल पे जाकर के क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, सबसे टफ सिलेबस यदि किसी का है, सबसे बड़ा सिलेबस यदि किसी का है तो सीजीपीएससी का है, मेंस का। ठीक है, और प्री में भी आप देखेंगे तो प्री में जिस तरीके से जीएस है, सुगर छत्तीसगढ़ है, तो ओवरऑल सी सेट है, तो ओवरऑल मतलब लेवल बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़ का। और चीजें अब बदलाव के दौर पे हैं, चीजें बदल भी रही हैं, अभी सिलेबस अपडेशन की बात भी लगातार चल रही है। तो ऐसे में हम हर चीज को समझेंगे। मैं पिछले 10 सालों से आईएएस के छात्रों को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे गहन अध्ययन है, गहन एक्सपीरियंस है समान अध्ययन को लेकर के, और मैं आपको दोनों लेवल मैच करा दूंगा, फैक्चुअल लेवल भी। इसलिए हम पहले पीवाईक्यू से स्टार्ट करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग पीवाईक्यू जरूर करिएगा। यहां पर मैं एडवांस बुक प्लस साथ में एनसीईआरटी, यदि आपने मेरे से क्लासेस की हैं तो आपको पता होगा कि समान अध्ययन में किस लेवल पे जाकर के आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। पीवाईक्यू का ये पहला आपका सेशन है। प्रीलिम्स सिलेक्शन आप सभी को लेना है तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सबसे पहली शर्त रहेगी हमारी करने की। फिर मैं जीएस की क्लासेस भी दूंगा, करंट अफेयर्स की डेली क्लास मेरी चल रही है, सुबह प्रातः 5:45 पे आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आ जाना है, आपको लाइव क्लास मिलेगी, बाद में उसका रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा। और आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे आपको सारा करंट अफेयर्स सीक्वेंस वाइज मैंने लगवा दिया है। करंट अफेयर्स के सेक्शन में फ्री है, निःशुल्क है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और चीजों को जान लीजिए। ठीक है, अच्छा कोई भी दिक्कत आती है, जो छत्तीसगढ़ के हमारे बच्चे हैं, कोई समस्या आती है, 9115269789 पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। संस्थान का ऑफिशियल नंबर है 9115269789। ठीक है, चलिए आपको आज से स्टार्ट करते हैं हम, और आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है पीवाईक्यू को सॉल्व करने में। पीवाईक्यू का देखो जो सबसे आसान तरीका है ना, वो टू द पॉइंट पूछ लेता है। सिंपल सा देखो ये क्वेश्चन कैसा है, और यदि आपको इसके बारे में पता है तो आप 1 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? अब ये देखा जाए तो इतिहास का है, मध्यकालीन भारत के इतिहास का है। आप सभी को पता है मध्यकालीन भारत के इतिहास में दक्कन रीजन में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर एंड बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और विजयनगर साम्राज्य में यदि आप देखें तो टोटल 4 राजवंश वहां पर देखने को मिलते हैं, संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुप वंश, अरिविडु वंश, 4 वंश वहां पर देखने को मिलते हैं। तो जो उनका संस्थापक था बुक्का प्रथम ने चाइना के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो इसका सही आंसर तो बुक्का प्रथम है। और मैं चाहता हूं आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, आप लोग भी जुड़िए और इस सेशन से बहुत कुछ सीखिए। हाँ, ये क्लासेस कोहिनूर साहू जी, ये जो पीवाईक्यू की क्लासेस हैं, प्रीलिम्स सिलेक्शन सीरीज की क्लासेस हैं, ये यूट्यूब पर फ्री रहेंगी। आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस चैनल पर फ्री क्लासेस रहेंगी, निःशुल्क आप सभी के साथ जुड़ूंगा। मेरा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के हर एक छात्र को जिसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, जो समान अध्ययन से बहुत ज्यादा परेशान है, जीएस बहुत कठिन बना दिया गया है, उन सभी को लेकर के मैं आप सभी के साथ काम करूं और आपको मैं जीएस इतना आसान कर दूं कि आपको मजा आ जाए। तो ये निःशुल्क रहेंगी क्लासेस, इनका कोई चार्जेस नहीं रहेगा। ये क्लासेस ऐप में भी लाइव रहेंगी और ये क्लासेस यूट्यूब पे भी लाइव रहेंगी। ठीक है, तो आप सभी लोग इन क्लासेस से जुड़िएगा जरूर। अर्जुन सिंह जी कह रहे हैं सर एनसीईआरटी के रेफरेंस के साथ, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, एनसीईआरटी भी आपका कंप्लीट होगा साथ साथ में, और बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा मैं, केवल आपको क्वेश्चन आंसर करा के नहीं जाऊंगा, साथ साथ बहुत सारे फैक्ट भी आप मेरे साथ जानोगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में की गई थी। कब की गई थी? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की। और जैसा कि मैंने बताया विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हैं, है ना। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश है? 4 राजवंश। संगम वंश,
शुलुभ वंश, तुलुभ वंश, अरिविडु वंश। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इनके गुरु का नाम, जो बुक्का थे, हरिहर और बुक्का थे, इनके गुरु का नाम था विद्यारण्य। ठीक है, और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण, ठीक है, सायण, इनसे इन्होंने प्रेरणा ली थी, विद्यारण्य जी से। विद्यारण्य और सायण, इन दोनों की प्रेरणा से इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को एस्टेब्लिशमेंट किया था और काफी लंबे समय तक ये साम्राज्य चला। बाद में बहमनी साम्राज्य के साथ जो है इनका जो है कॉन्फ्लिक्ट हुए और फिर एक सर्टेन टाइम बाद ये साम्राज्य भी कमजोर हो गया। तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे जीएस वगैरह में। मैं मेडिवल हिस्ट्री में बहुत डिटेल से यही टॉपिक को पढ़ाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? अब ये क्वेश्चन भी आप देखें तो विजयनगर साम्राज्य से ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी विजयनगर साम्राज्य का ही है। आप देख रहे होंगे ऑप्शन में हरिहर द्वितीय, है ना, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव, ये विजयनगर साम्राज्य के ही शासक हैं सारे के सारे। तो एक्चुअल में देखो इसका सही आंसर है देवराय द्वितीय। अब देखो आप समझ सकते हैं, बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं, है ना, क्वेश्चन बहुत डीप आते हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि बहुत ऊपरी स्तर पर क्वेश्चन आए। तो आप सभी को मैं एक चीज अब बहुत स्पष्टता से कहना चाहूंगा कि आप लोग को सोचने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम चीजों को समझने जा रहे हैं। अभी जो हमारा मोटिव है कि हम चीजों को समझें और समझ करके एग्जाम के लेवल को क्रिएट करें। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है, तो ये तथ्यात्मक क्वेश्चन और इतना आसान नहीं है। तो मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख आपके कवि थे, तेलुगु कवि थे श्रीनाथ। अब तेलुगु का मतलब ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन रहा होगा, है ना, वहीं की भाषा थी। तो श्रीनाथ जो है विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में थे और ये जो है कोंडाविडु के रेड्डी शासकों के संरक्षण में भी रहे हैं। श्रीनाथ जो है, इनके बारे में एक एक्सटर्नल फैक्ट भी आपको मैं बता देता हूं। एक तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों में रहे, देवराय द्वितीय के शासनकाल में रहे, और देवराय द्वितीय का जो शासनकाल था 1422 से लेकर 1426 तक था देवराय द्वितीय का शासन। ठीक है, 1422 से लेकर 1426 तक था और ये आपके कोंडाविडु के रेड्डी शासकों के संरक्षण में भी रहे। कोंडाविडु के रेड्डी शासकों के संरक्षण में भी रहे। कौन? श्रीनाथ। तो ये दो फैक्ट आपके क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आप देखेंगे, इस्लामिक कानून से क्वेश्चन पूछा है, इस्लाम धर्म से क्वेश्चन पूछा गया, हदीस। और ये क्वेश्चन बहुत पुराना नहीं है, बहुत डीप क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत ऊपरी स्तर पर भी क्वेश्चन आते हैं। यदि आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर के पढ़ेंगे तो आसानी से सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में हम चीजों को कर पाएंगे। इसका आंसर बताइए, हदीस क्या है? अब देखो ये मैं रखता हूं, ये सारे इस तरीके के टॉपिक रखता हूं शब्दावली में। शब्दावली से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये शब्दावलियां ही हैं, है ना, एग्जैक्टली। तो हदीस क्या है? आपका इस्लामिक कानून है। हदीस क्या है? आपका इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म का जो मूल स्रोत है वो है कुरान, और कुरान के बाद दूसरा जो मूल स्रोत है वो है हदीस। इन दोनों को मिलाकर के इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या की जाती है और इस्लामी शरीयत की संरचना इसी से इस्टेब्लिशमेंट होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है हदीस क्या है? इस्लामिक कानून है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पाषाण काल से है, प्राचीन भारत से। यहां पे देखिए मिले जुले क्वेश्चन रहेंगे, इतिहास के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, आपको पॉलिटी भी देखने को मिलेगा, आपको ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगा, आपको इकोनॉमी भी देखने को मिलेगा, आपको साइंस भी देखने को मिलेगा। आप एक ही क्लास में बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, बहुत सारी चीजें, आपको मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अद्भुत के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? अब देखो इस पे एक अपडेट है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, पर अभी कुछ अपडेट है। जैसे कि एग्रीकल्चर को लेकर के सबसे पुराने जो साक्ष्य प्राप्त हुए, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस पॉइंट को लिख लो। इससे 100% मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे 100% क्वेश्चन पूछने की संभावना है।
जो एग्रीकल्चर के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं लहुरा देव से। लहुरा देव, लहुरा देव कहां पड़ता है? लहुरा देव पड़ता है संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में। यहां से किसके साक्ष्य मिले? चावल के साक्ष्य मिले यहां से। ये कितने पुराने? 9000 बीसी से लेकर के 8000 बीसी के आसपास ये साक्ष्य आपके प्राप्त हुए लहुरा देव से। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है लहुरा देव, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो यहां पर आपका, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में यदि लहुरा देव ऑप्शन में नहीं आता है आपके, ठीक है, लहुरा देव ऑप्शन में नहीं आता है तो इसका सही आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? मेहरगढ़। सही आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। और मेहरगढ़ आपको पता है कि मेहरगढ़ के बारे में आप सभी जानते हैं कि 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व ये आपका बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। आपका मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, भारत में अभी अवस्थित नहीं है ये। यहां पे गेहूं के साक्ष्य मिले थे, आरंभिक गेहूं जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे यहां से मेहरगढ़ से। तो यदि ये पूछ ले, अच्छा एक जगह और है, एक साइट और है, कोलडिहिवा। कोलडिहिवा, कोलडिहिवा जो साइट है ये प्रयागराज में पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। अच्छा मुझे एक चीज तो पता है कि आप जितने भी छात्र हैं सभी लोग निश्चित तौर पे हैं तो छत्तीसगढ़ से, लेकिन आप भारत को अच्छे से जानते हैं, आप उत्तर प्रदेश को भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। बहुत दूर नहीं है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे छात्र उत्तर प्रदेश आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आप में से यहाँ ऑफलाइन में भी पढ़ने के लिए आते हैं, जहाँ पे आपका ऑफलाइन का सेंटर है। अभी तो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही चल रही हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं छत्तीसगढ़ के छात्रों के साथ मिलता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं भारत के लगभग 9 राज्यों के छात्रों को पढ़ाता हूँ, लेकिन जो आप लोगों का एक तरीका है, मतलब मैं छत्तीसगढ़ के राज्यों की विनम्रता से बहुत कायल हूँ। बहुत ही विनम्र छात्र हैं, बहुत ही मेहनती छात्र हैं, बहुत ही विनम्र, बहुत ही अच्छे छात्रों से अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, छत्तीसगढ़ के छात्र बहुत ही विनम्र हैं, बहुत ही अच्छे छात्र हैं। और ये चीज़ मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों से मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ इस मामले में, ठीक है। तो नवपाषाण काल में मेहरगढ़ है, एक तो लहुरा देव अपने दिमाग में बैठा लो, लिख लो, याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, मैं अब आ गया हूं तो आपको टेंशन होनी ही नहीं है, आपको मजा आने वाला है क्लास में, आपको जबरदस्त मजा आने वाला है। कोलडीवा आपका इलाहाबाद में बेलन नदी बहती है, तो बेलन नदी घाटी के क्षेत्र पर कोलडीवा अवस्थित है, यहां से भी चावल के ही साक्ष्य मिले। लेकिन देखो एक्चुअल में सबसे पुराना तो आपका लहुरा देव है, संत कबीर नगर 700 बीसी, 7000 बीसी, और ये आपका 6500 बीसी के आसपास कोलडीवा से चावल के साक्ष्य मिले थे। अगला क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से नेक्स्ट है, इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, किसने इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोजा है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, बताओ भाई एक बार। पहला ही आंसर सही है, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ठीक है। आप सभी को मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, दयाराम साहनी ने 1921 में 1921 में हड़प्पा की खोज की। रट जाओ इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी जी ने। राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की, मोहनजोदड़ो की खोज की। अच्छा उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार। तो महानिदेशक कौन थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के? सर जॉन मार्शल, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, ये दोनों लोगों को रट जाना है। राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है आपका मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई और दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा शहर की खोज की गई, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने वाले दो भारतीय यही है आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी तो चीजें शुरुआत हुई है, शुरुआत में धीरे 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 आप समझ में आ जाएगा। कह रहा हड़प्पा कालीन स्थलों में
अभी तक किस धातु के बारे में प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा की बारे में जानकारी थी, तांबा और टिन मिला के कांसा बना लेते थे, तांबा प्लस टिन, जिसमें से 85% तांबा होता था, 15% टिन होता था, इससे बन जाता था कांसा। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। सोने का नॉलेज था? बिल्कुल था। चांदी का नॉलेज था? बिल्कुल था। लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहा कब आया? 1000 बीसी में आया लोहा। उत्तर वैदिक काल में आया लोहा। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले हमें पता चला तांबा का, तांबा के बाद हमें पता चला कांसा का, कांसा एक मिश्र धातु है, ठीक है, और फिर हमें पता चला लोहा का। तो आप ध्यान रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग तांबा से परिचित थे, कांसा से परिचित थे, ये सारी परिचित थे वो लोग। मजा आ रहा है आपको? चीजें समझ में आ रही हैं? बहुत सिंपल है। मेरा काम है आपके समान अध्ययन को आसान बनाना। लोहे की प्राप्ति वैदिक काल में थी। वैदिक काल 1000 बीसी में आपका उत्तर वैदिक काल चल रहा था और यहीं से आपका द्वितीय नगरीकरण भी चालू होता है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीकरण, पहला विश्व में पहला नगरीकरण यदि कहीं देखा गया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा गया। और द्वितीय नगरीकरण 600 बीसी से स्टार्ट होता है महाजनपद काल में, जिसमें लोहे की बहुत बड़ी भूमिका थी। महाजनपद काल, भारत 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 नगरों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? 3 नगरों का मतलब यहां पे ये है कि निम्नलिखित में से किसका विभाजन जो आपका हुआ है वो 3 भागों में विभाजन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में आमतौर पे 2 भागों में विभाजन देखने को मिलता है। एक तो टीला, जिसको हम दुर्ग कहते हैं, और दूसरा है निचला शहर। निचला शहर। अच्छा, जो दुर्ग है ये हमेशा पश्चिम में पड़ता था, पश्चिम में था, और ये ऊंचाई में था। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपने आंखों से देखना चाहते हैं, मेरा एक सेशन आता है भारत दर्शन। भारत दर्शन में मैं स्वयं जाता हूं। मैं कालीबंगा गया था। कालीबंगा जो साइट है आपकी राजस्थान में पड़ती है, हनुमानगढ़ में, तो वहां पर जाकर के मैंने पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और ये वीडियो आपको मिलेगा आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, इसलिए आजाद आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भारत दर्शन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। भारत दर्शन की प्लेलिस्ट पे जाएंगे और उस प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप देखेंगे कालीबंगा वाला एपिसोड होगा। कालीबंगा, उसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। भारत दर्शन से ही आपका सिलेबस का कितना हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। मैंने बहुत कवर किया है, जितना इतिहास है, भूगोल है, कल्चर है, सब कुछ कवर किया है वहां पे। अभी तक ज्यादा एपिसोड नहीं आए हैं, 30 एपिसोड ही आए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे एपिसोड आपके आने बाकी हैं। तो भारत दर्शन की सीरीज मेरी देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा आप लोग को, एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, अर्जुन सिंह जी बहुत बढ़िया, सबको मजा आ रहा है। हाँ, ऐसे ही फैक्ट के साथ क्लास चलेगी आपकी, टेंशन नहीं लीजिएगा। अच्छा, इनमें से एक शहर जो है वो 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज बताइए, दुर्ग हमेशा पश्चिम में क्यों रहता था? दुर्ग हमेशा पश्चिम में इसलिए रहता था, दुर्ग का पश्चिम में होने का कारण क्या था? क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं, आपकी सूर्य की जो किरणें हैं, जो सनलाइट है आपकी, वो पश्चिम में, सूरज पूरब से उगता था। यदि ये पूरब में होता दुर्ग चूंकि ऊंचाई में था ना आपका, है ना, ये छत्तीसगढ़ वाला दुर्ग नहीं है, ये सिंधु घाटी सभ्यता वाला दुर्ग, टीला, दुर्ग का मतलब टीला। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, सूरज चूंकि पूरब से उगता था, और यदि ये पूरब में होता टीला, तो आप सोचिए निचला शहर को कभी सूरज की सनलाइट मिल ही नहीं पाती। कहां मिल पाती? उसकी छाया पड़ती इधर, तो इसलिए इसको हमेशा पश्चिम में रखा गया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, ड्रेनेज सिस्टम उम्दा था इसका, ठीक है। तो धौलावीरा एक आयताकार नगर था, 3 भागों में बटा हुआ था, किला यानी दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। यह आपका 3 भागों में था। दुर्ग यानी किला, यहां पे संभ्रांत वर्ग, अभिजात वर्ग रहता था, फिर मध्यम, ठीक है, और इसके बाद फिर आपका मध्यम नगर, और फिर निचला शहर। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग।
अब आप लोग बताएंगे, फीडबैक लेंगे, इसके बाद मैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से जुड़ता है, मैपिंग वाले सेगमेंट से जुड़ता है। अभी हाल ही में आप देखिए बांग्लादेश बहुत चर्चा में था, बांग्लादेश बहुत चर्चा में था। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना वो भारत आ गई और अभी वहां पे प्रत्यर्पण संधि को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हाल ही का करंट अपडेट बता दूं, शेख हसीना के ऊपर जो है बहुत सारे चार्जेस लगाए गए हैं, वहां पर अभियोग लगाया गया है ना। वहां पे जो कार्रवाई शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान की गई उन सब पे बहुत सारे अभियोग भी लगाए गए हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अच्छा, इसमें इलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले सिक्किम की बॉर्डर लगती है क्या बांग्लादेश से? सिक्किम की नहीं लगती है। यदि सिक्किम की नहीं लगती तो सिक्किम एलिमिनेट हो गया। नागालैंड की नहीं लगती तो नागालैंड एलिमिनेट हो गया। नागालैंड यहां पर भी है, ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? सी नंबर। मेघालय की लगती है, असम की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है। त्रिपुरा को 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है। कितनी तरफ से? 3 तरफ से घेर रखा है। और एक और जगह की लगती है, वो कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम नहीं दिया ना इसमें, मिजोरम की भी बॉर्डर लगती है, मिजोरम। अच्छा चलो, मिजोरम से मुझे याद आ गया, कर्क रेखा 8 राज्यों से होके जाती है। 8 राज्यों में से त्रिपुरा मिजोरम भी है, हमारा छत्तीसगढ़ भी है। छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा जाती है, मध्य प्रदेश से भी जाती है, पश्चिम बंगाल से भी जाती है, गुजरात से भी जाती है, राजस्थान से भी जाती है, झारखंड से भी जाती है। कर्क रेखा पे भी मैंने भारत दर्शन का वीडियो बनाया है। मैं रांची में खड़े होकर के, रांची से होकर के जाती है ना, वहां पे कर्क रेखा में खड़े होकर के मैंने पूरी कर्क रेखा पढ़ाई है। एक बार भारत दर्शन का एपिसोड देखना। मतलब मैंने कुछ अलग तरीके से आपको एजुकेशन में योगदान के लिए मैंने एक अलग तरीके से प्रयास किए हैं। आप एक बार उस प्रयास को जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों से होकर के बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धीरे धीरे हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे, हम पूरे पीवाईक्यू करने वाले हैं, संख्या बढ़ाएंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है मेरे साथ। जीएस के इतने सारे फैक्ट आप पढ़ने वाले हो, जीएस आपको बिल्कुल क्लास के साथ साथ याद भी होती जाएगी। बीच बीच में चीज़ें बहुत स्पष्ट करता जाऊंगा। बस मेरी करंट अफेयर्स की क्लास और ज्वाइन कर लो आप लोग, ठीक है। और इसका फीडबैक आप लोग दीजिए, कैसा लगा आपको आज का सेशन में और क्या क्या चीज़ें मैं बेस्ट कर सकता हूं आप लोगों के लिए। कुछ अपने सुझाव भी दीजिए और मेरा प्रयास रहेगा समान अध्ययन को आपके जहन में बैठा देना, आपके लिए आसान बना देना, आपको याद करा देना, समान अध्ययन का डर आपके अंदर से निकाल देना। पिछले 10 सालों से मैं समान अध्ययन पढ़ा रहा हूं और समान अध्ययन में मैंने बहुत ही आसान तरीके निकाले हैं जिससे आपको समान अध्ययन कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, बस मेरे साथ जुड़ जाइए और कंटिन्यूअस मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए।